अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर नवंबर 2022 पेपर 1-1 हम लोग सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था। और अब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। और a square board of side length x hangs freely from a nail P as shown in figure. The board has uniform thickness and is made from material of uniform density. ठीक है, अच्छा। और फिर क्या कह रहे हैं कि सेकंड स्क्वायर बोर्ड ऑफ लेंथ 2x इज मेड ऑफ द सेम मटेरियल, मींस दोनों की डेंसिटी सेम है एंड हैज द सेम थिकनेस। ठीक है, दिस सेकंड बोर्ड इज देन हंग फ्रॉम नेल पी एंड क्यू आर एट द सेम हाइट। ठीक है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ द सेंटर ऑफ द टू बोर्ड्स, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टू बोर्ड्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो अगर हम करते ये हैं कि नेल पी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं यहाँ पर है और नेल क्यू यानी कार्डबोर्ड क्यू की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पर है। तो वो जो हमसे पूछ रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये आपके पास जो वर्टिकल डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, ये हो गया। और दूसरा जो है आपके पास यहाँ से यहाँ तक, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाते हैं, इस पॉइंट पर लेकर आ जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है ये हमसे इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है दोनों सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दरमियान का वर्टिकल डिस्टेंस, और वो ये बनेगा। ठीक है, तो इस डी के आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अच्छा मेरे बेटा, अगर हम पहले पी की बात कर लें, कार्डबोर्ड पी जो कि नेल पी के साथ हैंग हुआ है, तो ये मेरे पास एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसकी साइड एक्स और ये साइड एक्स। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दोनों साइड एक्स हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज के ऊपर आपने जब दोनों साइड का अंडर रूट लिया तो आपके पास 2x स्क्वायर का जो रूट आएगा वो x√2 होगा। ठीक है, अच्छा अब जो कार्डबोर्ड पी है, छोटा वाला जो कार्डबोर्ड है, उसकी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम फाइंड आउट करना चाहें तो मेरे पास जो आया है ये आया है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आया है। दिस इज माई हाइपोटेन्यूज इफ दिस इज द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ये यानी मेरे पास जो हाइपोटेन्यूज है उसको अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सी जी स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2, तो x√2 अपॉन 2। ये मेरे पास बन गई क्या चीज़, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार्डबोर्ड पी की। अब यही काम कार्डबोर्ड क्यू के लिए कर लेते हैं। तो कार्डबोर्ड क्यू के लिए अगेन मेरे पास ये एक अदद राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ दिस इज़ द हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। तो अगेन बहुत आसान सवाल है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर दैट गिव्स यू 8x स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ साइड्स, तो आपके पास 4 2 तो 2√2 टाइम्स x एंड दैट इज माय हाइपोटेन्यूज। और फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम यहाँ लिख देते हैं फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय 2 के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर पर अगर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करती है। तो हम क्या करेंगे 2√2 टाइम्स x और इस होल को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x√2 आपके पास बना। अब हमें हाइट निकालनी है तो हम दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन सी, ये जो ब्लू कलर से मैंने p की वैल्यू निकाली थी और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
तो ये हाफ है और ये फुल है, तो हाफ बचेगा। इट मीन्स कि आपके पास बी आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं। फोर्सेस आर अप्लाइड टू अ रिजिड ऑब्जेक्ट, the forces all act in the same plane in which diagram is the object is in equilibrium। तो हमें यहाँ निकालना है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। अगर आपको याद हो तो इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस थी हमारे पास। इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन क्या थी, वो ये थी पहली कंडीशन कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये पहली कंडीशन थी। और दूसरा, sum of all forces in x direction must be equals to 0, and similarly आपके पास sum of all forces in x direction is equals to 0 and sum of all forces in y direction is equals to 0, or in other words no net force, that is resultant force must be 0। तो हम इसको देखते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शन बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर एक फोर्स अपवर्ड लग रही है और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी है, तो ये फोर्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0 हो गई। और ये आपके पास फोर्स एफ है और ये फोर्स एफ है, और ये आपके पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस करा रही है, और ये तो ये टॉर्क ऑफ अ कपल की कंडीशन बन गई। तो ये आपके पास कंडीशन नहीं हो सकती ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे अगर आप मूवमेंट देखें तो ये भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ऑप्शन बी हम कैंसिल कर देते हैं। ऑप्शन सी के ऊपर चलते हैं। तो ऑप्शन सी में दो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन लग रही हैं, यानी दो आपके पास 2F बन गया और एक F हो गया, तो रिजल्टेंट फोर्स F है और अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन डी को देखते हैं। ऑप्शन डी के अंदर हाफ F और हाफ F, ये दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हैं, लेकिन अगेन ऑप्शन बी वाली तुम्हारे पास कंडीशन बन गई कि ये आपके पास इस डायरेक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस करा रहा है और ये इस डायरेक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस करा रहा है, तो ये आपके पास टॉर्क ऑफ अ कपल बन गया, तो डी कंडीशन भी हम कैंसिल कर देंगे। अब आ जाते हैं ऑप्शन ए के ऊपर। तो हाफ एफ और हाफ एफ मीन्स 0.5 प्लस 0.5 दैट गिव्स यू 1। ठीक है, तो एफ आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और इतनी ही एफ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, तो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, मीन्स नो रिजल्टेंट फोर्स, जितनी अपवर्ड फोर्स लग रही है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो 12 का आंसर ए आ गया। रिजिड बॉडी एक्स वाई हैज नेग्लिजिबल मास एंड लेंथ ऑफ 75 सेंटीमीटर, हमें पिक्चर पे नजर आ रहा है। द रॉड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पी, पी किधर है, पी नजर आ गया, बाय स्ट्रिंग अटैच टू एंड एक्स भी नजर आ गया। ठीक है, an object of mass 11 kg is suspended by a string that is attached to the rod at a distance of 25 centimeter, 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ये आपके पास नजर आ रहे हैं, और 11 kg का मास यहाँ पर इसने सस्पेंड कर दिया। ठीक है, अच्छा भाई, चूँकि ये MCQs हैं और MCQs में हम कोशिश करते हैं कि अपना टाइम को सेव करें। ठीक है, तो मैं करता ये हूँ कि हमारे पास जो वेट है, वेट का जो फॉर्मूला है वो है W इज इक्वल्स टू mg, और मास की वैल्यू 11 kg है और g की वैल्यू 9.81 है हमारे सिलेबस के हिसाब से। लेकिन क्विक मैथ्स के लिए मैं इसको 9 के बजाय 10 कर लेता हूँ। ज़ाहिर है पेपर 2 के अंदर हमें दिखानी होती है वर्किंग, पेपर 1 के अंदर तो हमें सिर्फ ऑप्शन को हाईलाइट करना होता है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट गिव्स यू 110 न्यूटन वेट आपके पास इसके ऊपर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने अपनी आसानी के लिए, ताकि कैलकुलेटर को कम से कम यूज़ करना पड़े और आंसर जल्दी आ जाए, ताकि हम टाइम सेव कर सकें, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप भी यही प्रैक्टिस करें ताकि आप टाइम सेव कर सकें। ठीक है, विच वर्टिकली अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एंड वाई, वाई के ऊपर वो कह रहे हैं कि कौन सी अपवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। आई कॉल इट एफ टाइम्स वाई। ठीक है, वुड होल्ड द रॉड हॉरिजॉन्टली इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या थी जो आप यहाँ पर नजर आ रही है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्योंकि अगर ये कंडीशन होगी तभी हमारे पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा।
तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है, ये वाली फोर्स, यानी 110 न्यूटन प्रोड्यूसेस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो मेरा बेटा हम क्या करेंगे, 110 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट जहाँ से ये हैंग हुई भी है। तो आपके पास इसने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि द रॉड इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पी। तो आपके पास ये जो है पूरी जगह आपके पास क्या बन गई, पिवट बन गई, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि मूवमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए फॉर्मूला क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स 110 न्यूटन की हो गई, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं पी इज द पिवट और इस फोर्स को हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो ये आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया विच इज़ अगेन 25 सेंटीमीटर। ओ लेवल्स में हम बच्चों को रिकमेंड करते थे भाई आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें। यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी आप देखेंगे दोनों साइड से सेंटी कैंसिल हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। हम अगेन टाइम सेव करेंगे। 110 टाइम्स 25 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपके पास क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द पिवट, आपके पास 75 सेंटीमीटर का, ठीक है भाई। अगेन ये आपके पास फोर्स हो गई और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इज 75 सेंटीमीटर जो कि ये दिया हुआ है। तो अगेन मैंने यहाँ पे इसको 75 और यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर। तो मेरा बेटा देखो ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, तो हमें कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास अब वक्त आ गया है कि हमें कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा शायद, ठीक है। और तो अब हम क्या करेंगे, 110 मल्टीप्लाई बाय 25 और डिवाइड बाय 75 इज इक्वल्स टू आपके पास फोर्स ऑन वाई, ठीक है। तो 25 आपके पास ये फ्रीज़ा, ठीक है। और ये आपके पास 3 1 3 3 3 9 और 2 तो ये 20, ठीक है। तो 3 6 ठीक है। तो 36 आपके पास आंसर बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्लोज चॉइस, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं या क्विक मैथ्स कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। है नाउ नेक्स्ट है आपके पास द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दोनों की डेंसिटी दे दी है। Water is added to a measuring cylinder containing 40 centimeter of glycerine, 40 centimeter of glycerine, और ग्लिसरीन की हमारे पास डेंसिटी जो है वो भी गिवन है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सो दैट द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमें मिक्सचर की डेंसिटी दे दी। अज्यूम दैट दिस द मिक्सिंग प्रोसेस डज नॉट चेंज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, ठीक है भाई। हमें वाटर से रिलेटेड सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है वो है हमारे पास कितनी, डेंसिटी ऑफ वाटर, और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। तो हम जो काम कर सकते हैं वो ये है कि हमारे पास ग्लिसरीन का डाटा हमारे पास ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ग्लिसरीन के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन को मैं रॉ ऑफ जी लिख देता हूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मास ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन, सबके आगे जी लगा दिया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ ग्लिसरीन नहीं है, हमें वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन है। यहाँ से हमारे पास मास ऑफ ग्लिसरीन निकल आएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, देखो बेटा हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गिवन है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर को अगर मैं टोटल डेंसिटी कह दूँ तो मुझे टोटल मास चाहिए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम चाहिए। अच्छा अब टोटल वॉल्यूम हमारे पास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन, और मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है तो मेरे पास डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ वाटर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसलिए मैं डेंसिटी पहले ग्लिसरीन की निकालूंगा, फिर वाटर की निकालूंगा, एंड देन फिर मिक्सचर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ ग्लिसरीन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हमारे पास डेंसिटी
ऑफ ग्लिसरीन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन बन गया। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन आपके पास कितनी है? 1.3। वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन आपके पास कितना है? और वो है 40। ठीक है, तो आपके पास ये बन गया 52 ग्राम्स, क्या चीज़? मास ऑफ ग्लिसरीन। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अगर मास ऑफ ग्लिसरीन हमने निकाल लिया तो हम चलते हैं वाटर के लिए। और वाटर के लिए अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। मास ऑफ वाटर बराबर है डेंसिटी ऑफ वाटर टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1 दी हुई है, बड़ा आसान किया है, सबको पता है, ओ लेवल्स इन्होंने किया होगा, उनको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपके पास 1 ग्राम होती है। ठीक है, अच्छा खैर, और वॉल्यूम ऑफ ये जी गलती से लिखा है, इसको वॉल्यूम ऑफ वाटर वी डब्ल्यू होना चाहिए, तो वी डब्ल्यू। तो मेरा बेटा मास ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास आ गया। ठीक है, तो v मल्टीप्लाई बाय 1 दैट गिव्स यू v। ठीक है, ये मुझे एक फ़ायदा हो गया। अब हम एक और तीसरा स्टेप लेते हैं, और तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? टोटल डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बराबर है मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर के बजाय मैंने टोटल का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मेरा बेटा इसने हमें गिवन दी है, कहाँ गिवन दी है? 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेंसिटी ऑफ मिक्सचर 1.1 रखते हैं। टोटल मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ ग्लिसरीन प्लस मास ऑफ वाटर। तो मास ऑफ ग्लिसरीन मेरे पास बेटा किसके बराबर था? 52। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारे पास मास ऑफ वाटर कितना है? प्लस मास ऑफ वाटर है वी डब्ल्यू। ऐसा ही है, ये रहा मास ऑफ वाटर जो भी हमने निकाला था। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किस किस के बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन हमारे पास कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन हमारे पास था ये रहा 40 ग्राम्स। ठीक है मेरा बेटा, तो यहाँ पर हम 40 लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन प्लस आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर को हमने वी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को जस्ट वी डब्ल्यू लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो अब ये एक इक्वेशन तैयार हो गई जिसमें एक अननोन है, और आई एम श्योर आप लोगों ने ओ लेवल्स की मैथ्स तो की होगी और आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1.1 दैट गिव्स यू 44 प्लस 1.1 टाइम्स वी डब्ल्यू दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ इक्वल्स टू हमारे पास तो आपके क्या है 52 और प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर का आ जाएगा। आपका जो आंसर है विच इज़ 80, यानी डी आंसर है 80 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सिर्फ टाइम सेव कर रहा हूँ, ये इक्वेट करके आप आंसर निकाल लेंगे बहुत आराम से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अच्छा सवाल है। अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब falls from a ship into the sea. The box lands with its lower face level with the surface of the sea. ठीक है, ये हमें नज़र आ रहे हैं कि ये इसने जो है हमारे पास सी दिखाए हैं और ये आपके पास क्या है? ये बॉक्स है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास सारा का सारा यहाँ से ये समंदर शुरू हो रहा है। ठीक है भाई, और ये अभी समंदर की सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, समंदर के अंदर नहीं गया। नाउ आगे चलते हैं। द बॉक्स बिगिंस टू सिंक, ठीक है, becomes totally submerged and then sink deeper into the sea. As the box sinks, its lower face is always parallel to the surface of the sea. ठीक है, which graph best represents the variation of up thrust.
ये आ गया सवाल अपथ्रस्ट का। ठीक है, ये आपके पास y एक्सिस पे सबसे अपथ्रस्ट दिया हुआ है और x एक्सिस पे आपको नजर आ रहा है डेप्थ। ठीक है, तो अगर आपको याद हो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है यू भी लिखते हैं, यू टी भी लिखते हैं, जो भी लिखना चाहें। अपथ्रस्ट आपके पास एक फोर्स होती है, ठीक है, और ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, और उसका फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड F टाइम्स G, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, टाइम्स वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम जब हमने इसकी डेरिवेशन की थी तो हमने कहा था ये दोनों वॉल्यूम्स होते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट या वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, V को आप वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड दोनों बराबर होता है। ठीक है, डिस्प्लेस्ड पता नहीं कर लिया, खैर ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, अब जब ये आपके पास इनिशियली विच ग्राफ रिप्रेजेंट, हमें जो है जो ग्राफ बनाना है वो किसका बनाना है बेटा, ये भी देख लो, बिलो द सरफेस ऑफ द सी। ठीक है, तो जब समंदर नहीं था और ये ऑब्जेक्ट जो है सरफेस ऑफ द सी, सरफेस ऑफ द समंदर पे था, तो आपके पास डेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो गई। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मींस इस वक्त डेंसिटी ऑफ एयर है, पानी की डेंसिटी, चूँकि पानी आया नहीं है, या यूँ कह लो कि पानी के बजाय आप वॉल्यूम भी कह लो, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट जो है समंदर के अंदर गया ही नहीं है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर अभी आपके पास आई नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। अब थ्रस्ट को वॉल्यूम से हम इक्वेट करके बात कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। यानी अब थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो इनिशियली आपके पास ये जो बॉक्स है सरफेस ऑफ द सी पर है, तो इसने अभी फ्लूइड यानी वाटर को डिस्प्लेस ही नहीं किया, तो इनिशियली आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड सॉरी वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड ज़ीरो है। क्लियर है? तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी हमारे पास कैंसिल हो जाता है, वही कह रहे हैं कि सरफेस ऑफ द सी पर पहुंचने के बाद जब वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, उस वक्त भी अब थ्रस्ट की वैल्यू है, तो ये बी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब बाकी तमाम ऑप्शंस में ए सी डी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने यहाँ पे एक रिलेशनशिप बना दिया है, अब थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो मेरा बेटा लेट से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ आपके लिए कि ये मेरे पास ये है, ठीक है, और ये हमारे पास है पानी की सरफेस। ठीक है, ये पानी की सरफेस है। इनिशियली आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट था ये इधर था सरफेस पर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या हुआ, ये आपके पास इट बिगिंस टू सिंक। तो वॉल्यूम को अगर मैं मज़ीद तोड़ूं, वॉल्यूम को अगर मैं ब्रेक करूं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब एरिया आप कहेंगे सर एरिया कौन सा है, तो ये हमारे पास ये जो एरिया है कौन सा वाला, ये सरफेस एरिया, ये कांस्टेंट है। हाइट आपके पास मुसलसल वेरी कर रही है, तो वॉल्यूम आपके पास इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। इट मीन्स कि मेरी जो पहली इक्वेशन थी ये वाली, अब थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, इसको मैं मजीद ब्रेक करके लेकर आ सकता हूँ, अब थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट और द डेप्थ ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो मेरा बेटा अब हम देखते हैं यहाँ पे इनिशियली आपके पास ये ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू सिंक, तो हाइट आपके पास इतनी सी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लेट से हम आधा इसको सिंक कर देते हैं, तो अब आपके पास क्या हुआ, हाइट और इंक्रीज कर गई, और ये और ज़्यादा इसको हम सिंक कर देते हैं। ठीक है, तो और हाइट बढ़ गई। इट मीन्स कि अब थ्रस्ट इज प्रोपोर्शनल टू हाइट, और हाइट आपके पास वेरी कर रही है यानी इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स कि अब थ्रस्ट भी आपके पास इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद जब ये कंप्लीटली सिंक हो गया, तो अब आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कांस्टेंट हो गया। अब जितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करना था वो कर दिया, अब इक्वल वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, तो अब आपके पास इनिशियली आपके पास अब थ्रस्ट की वैल्यू
इंक्रीज करेगी एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। इसको हमने काफ़ी डिटेल में देखा था जब हमने अपथ्रस्ट का लेक्चर हमने किया था, हमने बैठ के पढ़ा था अपथ्रस्ट, तो हमने इसको ड्राइव किया था कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड स्पेस या आपके पास हाइट डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी अपथ्रस्ट की वैल्यू फिर कांस्टेंट हो जाएगी एक दफ़ा जब वो पानी के अंदर एंटर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अपथ्रस्ट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। तो ऑप्शन आपके पास हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, कैसे सी? कि शुरू में अपथ्रस्ट की वैल्यू बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है एंड देन जब कंप्लीटली सबमर्ज हो गया तो अब आपके पास क्या हुआ कि अपथ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय अ मास एज शोन। ठीक है, तो ये आपके पास स्प्रिंग है और अनस्ट्रेच हालत में है और उसके बाद एक मास अटैच किया तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो मेरा बेटा आगे जाने से पहले हम देखते हैं कि अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो जाए, ठीक है, यानी ये आफ्टर वाली पोजीशन आ जाए, ये वाली पोजीशन, ठीक है, तो स्प्रिंग गेन्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास गेन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, स्प्रिंग इनिशियली किसी हाइट के ऊपर था, इस हाइट के ऊपर था और इस हाइट से इस हाइट के ऊपर आ गया, यानी इतनी हाइट ड्रॉप हुई है। तो स्प्रिंग के पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी और वो हाइट डिक्रीज होने की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज हुई है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द चेंजेस टू द एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाय द मास? द स्प्रिंग गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्प्रिंग की हाइट डिक्रीज हुई है। द स्प्रिंग गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। सी देखते हैं। द स्प्रिंग लूजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, स्प्रिंग ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लूज नहीं की क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है। डी देखते हैं। स्प्रिंग लूजेस जीपीई एंड गेन्स ईआरएस। दिस इज द करेक्ट आंसर और डी हमारा आंसर हो गया। आसान सा सवाल था। अ मैन ऑफ मास आपके पास कितना है? 75 kg रन्स अप अ staircase consisting of 30 steps. Each step is 20 सेंटीमीटर हाई। एक स्टेप 20 सेंटीमीटर की हाइट का है और उसने 30 स्टेप्स वो ऊपर चढ़ा है। ठीक है, तो आपके पास टोटल हाइट जो उसने गेन की है, ठीक है, तो आई कॉल्ड इट एच टी स्टैंड्स फॉर टोटल हाइट। ठीक है, तो क्या हुआ कि 30 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास आ गया 600 और ये चूँकि यूनिट 20 सेंटीमीटर था तो 600 सेंटीमीटर या आप इसको 600 डिवाइड बाय 100 दैट गिव्स यू 6 मीटर्स आपके पास हाइट गेन की है। नाउ the man takes a time of 7 seconds to run from the bottom of the staircase to the top. What is the average rate of increase of GPE? ठीक है, तो रेट का मतलब बेटा क्या होता है कि आगे वाली टर्म को टाइम से डिवाइड कर दो, यानी GPE डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो एनर्जी अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये ऑप्शंस भी देख सकते हैं, ये सारे के सारे वॉट में आंसर्स लिखे हुए हैं और वॉट किसका यूनिट होता है? पावर का। तो बेटा आपके पास पावर बराबर हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम, और ये चूँकि चेंज है तो डेल्टा भी लगा देते हैं, और ये आपके पास mg डेल्टा h अपॉन टी। और बहुत आसान से सवाल है। मास कितना दिया हुआ है? 75। जी की वैल्यू आपके पास 9.81, जिसको मैंने कहा था कि आप अगर जल्दी इससे आंसर निकालना चाह रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। और हाइट जो आपने गेन की है वो 6 और डिवाइड बाय 7, ये 7 से डिवाइड कर बदतमीजी कर दी है। तो इसको आप जब कैलकुलेटर में प्लग इन करेंगे तो यू विल गेट 630 वाट। Now beta, an alpha particle has 2.2 joule of kinetic energy. अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.2 जूल। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल? तो बेटा काइनेटिक एनर्जी दी है और स्पीड मांग रहे हैं वो आपसे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 mv²। बट कहानी हमारे पास यहाँ पर आती है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है? तो अल्फा पार्टिकल
यूं भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई, और हीलियम न्यूक्लियाई का जो मास नंबर होता है वो होता है 4, और प्रोटॉन नंबर होता है 2। तो अल्फा पार्टिकल का मास आपके पास क्या हो गया 4u, और आपके पास 1u आपके पास किसके बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1u 1 एटॉमिक मास यूनिट को kg में कन्वर्ट करने का जो कन्वर्जन फैक्टर है, ये हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्ट में, क्वेश्चन पेपर के स्टार्ट में दिया हुआ होता है। ये देखें यहाँ पे हम देखते हैं 1u, ये आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा 1u, ठीक है। तो ये 1u 1.66 10⁻⁻27 kg। तो ये मैंने यहाँ से उठाया, किसी को याद ना हो तो वो वहाँ से भी देख सकता है, वरना जितने क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास फॉर्मूला हो गया 1/2, ठीक है। मास की जगह आपने लिखा 4u टाइम्स v स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को प्लग इन कर दो, 2.2 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 4u की जगह आपने लिख दिया 1.66 टाइम 10⁻⁻27 और v स्क्वायर। तो यहाँ पे v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा बनेगा C। क्वेश्चन नंबर 19, identical springs are joined in 4 arrangements. Which arrangement has the same spring constant as a single spring? अच्छा बेटा, जब मैंने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक ड्राइव करके भी बताया था और एक सिंपल ट्रिक भी आपको बता दी थी कि देखिए आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो आप सबने ओ लेवल्स किया है, आप रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये पढ़ते थे। यहाँ पर ये क्या होता था सीरीज़ में, जब रेजिस्टर्स होते थे रेजिस्ट सीरीज़, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्प्रिंग पैरेलल में होंगे, ठीक है, स्प्रिंग पैरेलल में होंगे तो हम उनका कंबाइन स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे K इज इक्वल्स टू, या KT इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू स्प्रिंग्स इन पैरेलल। और दूसरा आपके पास अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला होता था आपके पास 1/R T इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको मैंने कहा था आसान करने के लिए किस तरह से करोगे, ये तुम यूँ याद करोगे हमेशा कि RT बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 और इसका रेसिप्रोकल। देखो तो ये तो हो गया रेजिस्टर्स। अगर आपके पास स्प्रिंग्स हों और कैसे लगे हुए हों, स्प्रिंग्स सीरीज में लगे हुए हों, स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए, असल में स्पेस बहुत कम है। स्प्रिंग्स अगर सीरीज में लगे हुए हों तो अब आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3, सॉरी स्प्रिंग गलत बोल गया, ये होगा कि T बराबर है 1/K1 प्लस 1/K2 और इसका इनवर्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल्स टू स्प्रिंग इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू स्प्रिंग इन पैरेलल। अब ये चीज़ हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। देखो ऑप्शन ए के अंदर तुम्हारे पास जो स्प्रिंग्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। अगर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास स्प्रिंग जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। और सीरीज़ का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास एक तो बात उसने क्वेश्चन में ही की है कि आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर जॉइंड। तो आइडेंटिकल स्प्रिंग का मतलब क्या है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी K है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी K है। और फॉर्मूला अब लगा दो तो तुम्हारे पास KT बराबर हो गया 1/K प्लस 1/K,
तो ये आपके पास आंसर आ गया के टी का k/2। बी में देखो दो स्प्रिंग्स दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट भी सेम है, तो ये आपके पास इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, ये अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। अगर स्प्रिंग पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, अगर स्प्रिंग सीरीज में है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, और वो मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, अब ये देखो स्प्रिंग पैरेलल में लगे हुए हैं तो रेजिस्टेंस सीरीज वाला फॉर्मूला लगा दो, और वो फॉर्मूला क्या था, सिंपली ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास के टी बराबर हो जाएगा के प्लस के विच इज इक्वल्स टू 2k। ठीक है, अब इधर आ जाओ, यहाँ पे सारे स्प्रिंग्स ये और ये सारे स्प्रिंग कांस्टेंट लिख दिए। मेरे बेटा ये वाली जो ब्रांच है ये आपके पास सीरीज में लगी हुई है। ठीक है, और सीरीज का फॉर्मूला अभी हमने निकाला है, ये दो सीरीज में लगे हुए थे, ए ऑप्शन को देखो, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आया k/2। ठीक है, तो ये आपके पास k/2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ k/2। ठीक है, और सिमिलरली ये दो आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, और सीरीज का भी हमने ये फॉर्मूला ड्राइव करके निकाला, फॉर्मूला क्या ड्राइव किया, आंसर निकाला है k/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनका आंसर k/2 लिख देते हैं। अब मेरा बेटा बेसिकली ये कुछ अरेंजमेंट इस तरह बन गया होगा कि ये आपके पास ये, और ये आपके पास ये, और ये लोड लगा हुआ है। ठीक है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k/2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k/2। ठीक है, अब अगर दो स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं तो आप उनको सिंपली कंबाइन स्प्रिंग कांस्टेंट या टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, सिंपली ऐड कर दें, तो 1/2 + 1/2 दैट गिव्स यू 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, स्पेस बहुत कम है, इसका आंसर आएगा आपके पास k। ठीक है, कैसे, के टी बराबर है k/2 + k/2, तो के टी की वैल्यू आ गई k। और इसने हमसे क्या कहा था, इसने हमसे सवाल में पूछा था विच अरेंजमेंट हैज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट एज अ सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट, तो सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट का आंसर ये आ गया इस के बराबर। तो हमारा आंसर तो आ गया है सी। अब डी पे चलते हैं। डी में आपके पास अगेन सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के और के लिख देते हैं, दो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट पैरेलल का भी हम बी में करके आए हैं, तो इसका कंबाइन स्प्रिंग कांस्टेंट 2k मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आपके पास इन दो स्प्रिंग्स जो कि पैरेलल में लगे हुए थे, इनका कंबाइन स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया 2k। ठीक है, और ये 2k और ये वाला स्प्रिंग एक दूसरे के साथ सीरीज में है, कैसे, नीचे बना के दिखाता हूँ आपको, डी ऑप्शन, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया 2k, और उसके बाद ये रॉड भी बनी हुई है, और फिर ये स्प्रिंग, और ये उसके बाद लोड बना हुआ है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने कैसे लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है। अब अगर दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका आप क्या करेंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, के टी बराबर है 1/2k + 1/k और इसका इन्वर्स, तो ये आपके पास एलसीएम आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर इसका के टी बराबर जाएगा, ये इसको इससे किया तो ये आपके पास 2k/3, ये आंसर इसका बनेगा के टी का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि एक सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो, तो ये एक आंसर और आ गया। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 20, एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग हैज अ लेंथ ऑफ 2 cm, द स्प्रिंग इज देन स्ट्रेच्ड विद इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बाय अ टेंसाइल फोर्स। इसको यार मिटा देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्प्रिंग की अनस्ट्रेच लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर है
और उसके बाद हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है 1.5 न्यूटन की, और उसकी वजह से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो 0.045 जूल आपके पास स्टोर हुई है। तो अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास निकालना क्या है, सबसे अहम बात यह है व्हाट इज़ द स्ट्रेच्ड लेंथ। स्ट्रेच लेंथ के लिए मैं अगर एक्सटेंशन निकाल लूँ और एक्सटेंशन में ओरिजिनल लेंथ को ऐड कर दूँ तो मेरे पास स्ट्रेच लेंथ आ जाएगी। तो आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 एफ इंटू एक्स, और ये आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0.045 इज इक्वल्स टू 1/2। फोर्स आपके पास है 1.5 और एक्सटेंशन आपको निकालनी है। यहाँ से एक्सटेंशन आ गई 0.06 मीटर्स और विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास अनस्ट्रेच लेंथ कितनी थी, तो स्ट्रेच लेंथ निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्ट्रेच लेंथ निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, आपके पास अनस्ट्रेच लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, इसमें आप 6 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गई। तो डी इज़ द आंसर। यहाँ पे बेटा आज ख़त्म करते हैं क्लास को, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।